नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है मोहन सरकार का संदेश, टेक डेस्टिनेशन बनेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं। सरकार के मिशन में युवा, गरीब, किसान, महिला कल्याण तो है ही, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ तकनीक के क्षेत्र में भी खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मोहन सरकार का साफ संदेश है कि मध्य प्रदेश टेक डेस्टिनेशन बनेगा। टेक डेस्टिनेशन का मतलब है कि तकनीकी क्षेत्र में किसी खास उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचना, या किसी विशेष तकनीक, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर का विकास, उपयोग या फिर अनुभव करने के लिए प्रयास करना हो सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश आईटी, आईटीएस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश का अगला टेक डेस्टिनेशन बनने की ओर अग्रसर है। इंदौर और भोपाल जैसे शहर अब तकनीकी निवेश और नवाचार के केंद्र के रूप में लगातार उभर रहे हैं, जहां भारी निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से की जा रही योजनाबद्ध कोशिशों का साफ असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एमपीएसईडीसी के नेतृत्व में गठित निवेश संवर्धन टीम ने निजी निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंदौर में पंचशील रियल्टी द्वारा किए जा रहे 1000 करोड़ रुपए के निवेश से 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि आईआईटी इंदौर में दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन की स्थापना की जा रही है, जो एक अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा और अनुसंधान और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा। राज्य की राजधानी भोपाल भी तकनीकी विकास की दिशा में पीछे नहीं है। यहां कंट्रोल एस कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का निवेश कर एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में पहल की है, जिससे प्रदेश की डिजिटल अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार तकनीकी प्रगति, स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में जुटी हुई है। इन पहलों से ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश न केवल आईटी, इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहा है, बल्कि देश के अग्रणी टेक हब्स की श्रेणी में शामिल होने की दिशा में भी लगातार कदम बढ़ा रहा है। क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, सुनवाते हैं आपको। मुझे इस बात का भी संतोष है कि लगातार 15 दिन में 3 तरफ से इंडस्ट्रियों का अलग अलग सेक्टर के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। इसी महीने 27 तारीख को आईटी की बड़ी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमारी इंदौर में होने जा रही है और 3 मई को मंदसौर में एग्रीकल्चर सेक्टर को जोड़ करके हम अपने इस मालवा अंचल में और पूरे प्रदेश के लिए एग्रीकल्चर को, जो किसानों की समृद्धि के लिए जो काम कर रहे हैं, किसानों के लिए उन्नत फसल कौन सी हो सकती है, किसानों को पशुपालन से आय कैसे हो सकती है, भविष्य में हमारी ऐसे ब्राज़ील सहित कई दूसरे देशों की खेती की उन्नत तकनीकों को किसान कैसे अपना सकते हैं, सोलर पावर के आधार पर किसान अपने खुद की बिजली कैसे बना करके फ्री में अपनी बिजली लगाए और ज़्यादा बिजली हो तो सरकार को बेच दे, पशुपालन से उसकी आय बढ़ जाए। किसानों की समृद्धि के लिए जो जो हो सकता है हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और किसान समृद्ध होगा तो प्रदेश और देश अपने आप समृद्ध होगा। ऐसे में नव किसानों के लिए भी किसान उद्योग की तरह खेती में भी फायदे का धंधा देखे, उसकी आय बढ़े। ऐसे बहुत सारे कारण से हम काम कर रहे हैं। आइए हम सब संकल्प करें प्रदेश की बेहतरी के लिए, हमारे युवा, महिला, किसान, गरीब सबके जीवन बदलाव के लिए निश्चित रूप से इन योजनाओं का लाभ उठाएं। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार हर एक क्षेत्र में काम कर रही है। आईटी के क्षेत्र में भी लगातार बदलाव लाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है और कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश आईटी हब बने, ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ पर हो, ज्यादा से ज्यादा आईटी कंपनियां स्थापित हों। इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही उद्योगपति दीपक भंडारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश को टेक डेस्टिनेशन बनाने की ओर लगातार सरकार काम कर रही है, क्या लग रहा है आपको जो और शहर है जो कि आईटी हब है, अगर हम बात कर ले बेंगलुरु की या फिर अलग अलग राज्यों की हम बात कर ले, मुंबई की बात कर ले, इन सबको पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? आने वाले समय में क्या बदलाव? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में उद्योग, निवेश और रोजगार के संवर्धन के लिए हर स्टोन को टर्न करना चाहती है, जिससे कि मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता को रोजगार मिले,
निवेश मिले और उनका आधारभूत संरचना का विकास हो। उस दिशा में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी उद्यमशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं, अपना पुरुषार्थ और पराक्रम समस्त सर्वश्रेष्ठ देने का कार्य कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुई और जिसमें भी आपने देखा कि पूरे विश्व से इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने का अपना अभिमत दिया, अभिरुचि दर्शाई। और मुख्यमंत्री जी विदेश यात्राओं में भी गए, यूरोप के यात्रा पे भी रहे, आपने देखा कि वो जापान भी गए थे। तो हर जगह से निवेश के लिए द्वार खुले हुए हैं, उद्योगपतियों ने अपनी अभिरुचि दिखाई हुई है। और आप देखेंगे कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड है, ESDM जिसको कहते हैं, इसके अंदर सेमीकंडक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा फील्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें अपरिमित संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भोपाल का IT पार्क है, इंदौर IT पार्क है, जबलपुर में ऑलरेडी IT पार्क हैं, तो ये जो इसके कारण से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत अत्यधिक क्षमताएं हैं। और इलेक्ट्रॉनिक का जो समिट भी होने वाली है इंदौर में, यह भी एक नए द्वार खोलेगी। साथ ही साथ आप देखिए TMJ टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग जोन भी ग्वालियर के अंदर आने वाला है। तो उसमें टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उसमें भी वहां पे बनेंगे। तो हजारों करोड़ रुपए का निवेश आएगा और लाखों रोजगार सृजित होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के मध्य भाग में स्थित है मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ से आप उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कहीं पर भी इजीली पहुंच सकते हैं। इंदौर में इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए आना जाना शुरू है, वो मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो निसंदेह जो वर्कफोर्स के लिए जो चाहिए, स्किल के लिए जो चाहिए, वो सारा आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भी हैं। तो जिस प्रकार से भारत, आप देखिए 10 साल पहले 2014 में 200-400 स्टार्टअप्स भी भारत में नहीं हुआ करते थे। आज 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में महती भूमिका निभा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश के युवा और मध्य प्रदेश में जो उद्यमी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं और कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, दीपक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, आप बेहतर तरीके से समझते होंगे कि पहले क्या था मध्य प्रदेश और अभी किस तरीके से सरकार बदलाव लाने की कोशिश कर रही है औद्योगिक क्षेत्र में। इसके साथ ही जो अभी वातावरण तैयार किया है सरकार ने कॉन्क्लेव के जरिए भी, हमने देखा ज्यादा से ज्यादा निवेशक मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। अब IT के क्षेत्र में जो बदलाव लाने की कोशिश सरकार कर रही है, मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव जो कि रखी जा रही है सरकार की तरफ से, क्या लग रहा है इन प्रयासों से कितने बदलाव देखने को मिलेंगे और जो उद्योगपति हैं उनकी पहली पसंद क्यों मध्य प्रदेश आखिरकार अब बन रहा है? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि उद्योगपतियों की पहली पसंद मध्य प्रदेश बन रहा है, लेकिन सरकार की जो इच्छा शक्ति है मध्य प्रदेश को चहुमुखी विकास की है और तेजी से विकास की है। सरकार ने जो भी इनिशिएटिव लिए हैं बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए हैं और अभी माहौल इतना अच्छा है कि जो सरकारी अधिकारी हैं या जो ब्यूरोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, वो लोग भी ताल से ताल मिला के चलना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पे मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा। एक तो जो युवा स्टार्टअप चालू करता है या जो युवा IT कंपनी में आते हैं, वो युवा, उनके पास कई सारी समस्याएं होती है। सबसे बड़ी बात तो उनके पास विजन होता है और उस विजन के दम पे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो जो समस्या होती है वो फंडिंग की होती है। आज तमाम प्रकार के इंक्यूबेशन सेंटर इंदौर में भी खुले हैं और हर शहर में खुले हैं, लेकिन वो इंक्यूबेशन सेंटर इतने इजीली युवाओं को मदद नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग जो इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े हुए हैं वो लोग फायदा उठा लेते हैं, या कुछ लोग जिनकी रसूख होती है, जिनकी पहुंच होती है, वो लोग फायदा उठा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे या ऐसे युवा या कुछ ऐसे लोग हैं जो उससे फायदा नहीं उठा पाते हैं और उनके पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, उनके पास भी अच्छी सोच होती है और वो भी अच्छा काम करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में जो इंदौर का आसपास का बेल्ट है, मालवा निमाड़ का, यह कपास का, धान का और अन्य कृषि आधारित उपजों वाला बेल्ट है और यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत होता है। तो कृषि का जो इंक्यूबेशन सेंटर आज जो मध्य प्रदेश है ग्वालियर में,
एक अगर इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ बना जाए तो सरकार को बहुत फायदा भी मिलेगा और यहाँ के लोकल उद्योगों को जो जो कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनको फायदा मिलेगा। आज जो इन्फोसिस और टीसीएस, ये दो बड़ी कंपनियां इंदौर में आई है, लेकिन इनको भी कोई बहुत ज्यादा इंदौर में मुझे लगता नहीं कि ये काम इंदौर से करवाती, क्योंकि इनके तमाम प्रकार के दुनिया के कई देशों में इनके स्टाफ बैठे हुए हैं, तो वो काम करते हैं। और देवास और पीथमपुर में इंदौर के आसपास जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां सारा उनके नोएडा, दिल्ली, मुंबई ऑफिस से काम करवा लेती है। वो लोकल यहाँ कोई काम देती नहीं है। हालांकि देवास और पीथमपुर का बहुत बड़ा टर्नओवर है, लेकिन जो लोकल एमएसएमई है वो यदि काम कराना चाहती है तो वो करवा नहीं पाती है, क्योंकि हर चीज उसके पहुंच से दूर उसे दिखाई देती है और वहां भी समस्या फंड की आती है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो कि बूट स्ट्रैप पे यदि हम देखें तो तकलीफ देती है। और जो स्टार्टअप है वो प्रॉपर तरीके से पिचिंग भी नहीं कर पाते। मैं कई कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में जाता हूं तो ये लोग सिखाते हैं कैसे पिचिंग करना है, लेकिन वो पिचिंग के अभाव में वो उन चीजों को बता नहीं पाते हैं कि क्या समस्या है। तो हो सकता है अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर सारी चीजों को सरकार हल करना चाहती है। बस एक फ्लाइट की कनेक्टिविटी हो जाए इंदौर से, क्योंकि इंदौर औद्योगिक राजधानी है, यहाँ से यूरोप अमेरिका की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। ये फायदा इंदौर को नहीं मिल पाता। आप देखिए हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, पूना, सब जगह डायरेक्ट फ्लाइट है। कनेक्टिविटी की दिक्कत आप एक बता रहे हैं सत्येंद्र जी, क्या कहेंगे? कनेक्टिविटी की एक तो दिक्कत है, जिस तरीके से दीपक जी बता रहे हैं, इंदौर की बात वो कर रहे हैं, मालवा की अंचल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर धान कपास अच्छा खासा होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है, किसानों को भी लाभ मिल सकता है। एक बात उनकी ओर से ये भी कही जा रही है कि स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कर दी जाती है, लेकिन जो स्टार्टअप करने के लिए युवा पहुँचते हैं उनको फंड नहीं मिल पाता और उस हिसाब से इंक्यूबेशन सेंटर मदद नहीं कर पाते उनको। देखिए ऐसा नहीं है, हमारी सरकार काम कर रही है, तभी आज हमारे यहाँ एक भी स्टार्टअप नहीं था। आज 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप मध्य प्रदेश में, और हम उनको काफी फंड दे रहे हैं। अभी 20,000 करोड़ का मोदी जी ने अपने उसमें भी फंड रखा हुआ है, स्टार्टअप्स के लिए रखा है स्पेशली। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, जिस प्रकार से मेरे मित्र दीपक जी बोल रहे हैं उनका अनुभव है, लेकिन मैं उनको सम्मान करता हूँ। वो कह रहे हैं कि मालवा निमाड़ मालवा क्षेत्र जो है वहां पर कपास भी उत्पन्न होती है और उस प्रकार की जो नीति नहीं आई, तो ये बात तो सही है वो कह रहे हैं। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा की सरकार उस दिशा में काम कर रही है। कपास जैसी जो है तो पीएम मित्र पार्क, प्रधानमंत्री इनिशिएटिव फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है वो पीएम मित्र पार्क लेके आए हैं, और उसमें 5 का संकल्प लिया मोदी जी ने। फार्मर, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, मतलब 5 फा। तो मतलब फार्मर कहा तो पहले फार्मर उन्नत होंगे, क्योंकि कपास उस क्षेत्र में ज्यादा होता है। तो हमने फार्मर अभी उसमें 2100 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है, 500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दे भी दिए हैं राज्य सरकार को। तो जो टेक्सटाइल के उसमें 3 लाख से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होगा, 1 लाख डायरेक्ट रोजगार रहेगा और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार जनरेट होगा। और फार्मर की बात हो गई, फिर आता है फाइबर आता है। तो फाइबर जो कपास होती है, इस प्रकार का जो सन होता है वो वहां पर मिले, वो बढ़ेगा, उसकी अच्छी किस्में आएंगी। फिर तीसरा एफ होता है फैक्ट्री। तो जब भी पीएम मित्र पार्क आएगा तो उसकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज भी आएंगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब आती है तो उसके साथ सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज भी आएंगी, तो उनको भी बड़ा मिलेगा। फिर चौथा आता है फैशन। तो टेक्सटाइल और कपड़ा, फैशन की बात है, फैशन टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। तो वो फैशन शो वगैरह जो होते हैं उसमें कपड़े कैसे डिजाइन किए जाते हैं, तो फैशन शो वाले जो होते हैं, जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं, उनका काम आता है। चौथा एफ भी हम पढ़ाने जा रहे हैं। 5वां एफ होता है फॉरेन। और जो मोदी जी ने कहा है, हमारे यहाँ संकल्प दिया, हमें मंत्र दिया, हमारे को मंत्र दिया है कि वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए वोकल होइए। तो मैं दीपक जी में सही बोला, उद्योगपति हैं, उस क्षेत्र से आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको अंगीकार किया है। वोकल लोकल के लिए वोकल हुए हैं कि हमारे लोकल के उत्पादों का उपयोग करिए और वोकल रहिए। और लोकल फॉर ग्लोबल, कि हम ऐसा काम करें, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो हमारे लोकल में यूज हो, हमारे भारत के अंदर उपयोग हो,
साथ ही साथ वो अंतरराष्ट्रीय मापदंडों को मीट करते हो, जिससे कि वैश्विक दीपक बाजार जी, में आपने सुनी ये सारी बातें सत्येंद्र जी की। फॉरेन ट्रेड को भी बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। दीपक जी, आप क्या कहेंगे? आपको लग रहा है ये जो बातें सत्येंद्र जी कह रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ा रही है, ये वाकई धरातल पर भी देखने को मिलते हैं ये बदलाव जो कि उनकी ओर से कही जा रही है बातें? देखिए, जैन साहब ने जो भी बोला है मैं उससे वाकिफ हूँ। वास्तविकता यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन धरातल पर उतरने में मुझे लगता है कि इसे टाइम लगेगा। अभी वर्तमान स्थिति जो है वो इतनी तेजी से ना तो सिस्टम काम कर रहा है, ना शासन, ना प्रशासन। और जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, आज इंदौर एजुकेशन का भी हब है, आज स्किल सेंटर भी काफी सारे इंदौर में हैं। वो बच्चे स्किल सीख के, ज्यादातर बच्चे बाहर निकल जाते हैं, वो कोई भी रुकना पसंद नहीं करता है। तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि बच्चे यहाँ क्यों नहीं रुक रहे हैं। यहाँ के कुछ लोकल एंटरप्रेन्योर्स ने जरूर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा ली है बहुत इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन वो कुछ ही हैं। आज भी 95% जो एसएमई यूनिट है या मध्यम आकार की यूनिट है वो संघर्ष कर रही है, कई सारी तकलीफें हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं करना चाह रही है, लेकिन एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बनाना पड़ेगा कि 1-to-1 उनसे मीटिंग हो। आज ग्लोबल समिट में मैं भी गया था, भोपाल में रहा, मैं 3 से 4 दिन भोपाल में रहा, मैं सबसे मिला, सीएम साहब से भी मेरी 1-to-1 मीटिंग हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना क्विक रिस्पांस मिला। लेकिन ग्लोबल समिट के बाद आज कुछ महीने निकल गए, समय निकल गया, उसके बाद फिर वही सिस्टम चल रहा है। हमारी जो लोकल लेवल पे मीटिंग होती है उसमें वही तकलीफ है। जब हमारे दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई बताते हैं तो विचारणीय है वो कि यार सरकार करना चाह रही है, अधिकारी भी कर रहे हैं, तो फिर परेशानी क्यों है? और अगर परेशानी है उसको दूर किया जाए तो इंदौर में जो संभावना है, जैसा कि जैन साहब ने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में जो संभावना है और इंदौर में सबसे ज्यादा संभावना है कि हम तेजी से उभर सकते हैं। जो टॉप 5 स्टेट है मध्य इंडिया के, उसमें मध्य प्रदेश आ सकता है, वो सारी संभावना है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप जरूर मुझे दिखाई देता है, उसे कम किया जाए तो सुचारू रूप से सब लोग काम भी करेंगे। क्योंकि आज हर व्यक्ति चाहता है कि हम देश के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में और इंडिया की, वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी में इंडिया आए। हर व्यक्ति चाहता है और हर उद्योगपति चाहता है, हर व्यापारी चाहता है, और सब आज देशभक्ति की भावनाओं से भरे हुए हैं। और आज जो भारत की स्थिति लेकिन दीपक जी, अगर बात करें तो बड़ी कंपनियां अब रुझान दिखा रही हैं। अगर इंदौर की ही अगर आप बात कर रहे हैं, मालवा की बात कर रहे हैं, तो कॉग्निजेंट और इंदौर में हेक्सावेयर जैसी कंपनियों ने भी निवेश किया है। क्या लग रहा है आपको, इन कंपनियों का आना इंदौर में आसपास के इलाकों में भी बहुत बड़ा बदलाव लाएंगी ये कंपनियां? हाँ, अगर ये सब कंपनियां इंदौर में आती है तो इससे नौकरियां भी बढ़ेगी और इससे इन्वेस्टमेंट आने की वजह से दूसरे उद्योगों को भी काम मिलेगा, जैसा कि जैन साहब ने बताया। क्योंकि जो सब्सिडरी यूनिट है या जो मतलब उनसे डिपेंडेंट यूनिट है, उनको सबको डायरेक्ट काम मिलेगा, इनडायरेक्टली वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, सबको फायदा मिलेगा। लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री जूझ रही है। अगर उस पर सरकार काम करे, जैसे हम बोलते थे कि अंधेरी में एक शिप्स एरिया है, वहां पर एसएमई है जो एमआईडीसी के अंतर में है। अगर एमपीआईडीसी उस प्रकार का मॉडल अपनाए जो कि हाई राइज स्काई स्क्रैपर बना के इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाए। इंदौर शहर में हर व्यक्ति इंडस्ट्री लगाना चाहता है और इंदौर में जगह मिलती नहीं है, एमपीआईडीसी कहीं उसे 100 किलोमीटर दूर जगह देता है, तो उसका वैसे ही हतोत्साहित हो जाता है वो। तो अगर इंदौर में इस प्रकार से जो पुराने इंदौर के एरिया हैं, किला मैदान है, लक्ष्मीबाई नगर है, वो आज भी इलीगल कहलाते, बैंक लोन भी उस पर नहीं देता, जबकि इंडस्ट्री वहां पे 50 साल से चल रही है और वो इंडस्ट्रियल एरिया रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इलीगल कैसे और फिर बैंक लोन कैसे नहीं दे रहा है? तो एमएसएमई जो यूनिट है उसकी जो पीड़ा है, उस पीड़ा को यदि समझा जाए और उसको दूर किया जाए तो वो आज 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ ऐसी कई यूनिट है जो कर रही है। और थोड़ा सा उसको प्रोत्साहन मिले तो जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज है उसमें इंदौर के लोकल इंडस्ट्रीज आ सकती है। ठीक है सत्येंद्र जी, ये जो समस्याएं हैं लोकल लेवल पर, ये जो समस्या आपने सुनी, दीपक जी बहुत बेहतर तरीके से बता पा रहे हैं, क्योंकि वो इंदौर की जो समस्याएं हैं, आसपास के जो क्षेत्र की, मध्य प्रदेश की जो समस्याएं हैं वो बता रहे हैं। इन पर कब काम किया जाएगा? जो एक कम्युनिकेशन गैप की बात जो वो कर रहे हैं, इसके साथ ही वो बात कर रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर में जो बदलाव लाने की आवश्यकता है, प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तो एमएसएमई सेक्टर की जो कंपनियां हैं, इंडिया की जो टॉप कंपनियां हैं, उसमें शामिल हो सकती हैं। देखिए प्रशंसा जी, जो ब्रिज हमारी सरकार एक सेतु की भांति काम कर रही है और
हमारा इंडस्ट्रियल विभाग जो है उद्योगपतियों का और सरकार के बीच में एक सेतु की भांति काम करता है, और साथ ही साथ वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट विदेश से जो ट्रेड हो या ग्लोबल जो समिट्स होती हैं उसमें भी एक ब्रिज का काम करता है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लोगों को भोपाल में या मध्य प्रदेश में जोड़ता है, और मध्य प्रदेश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्यमी हैं, उन सबको उनसे कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। और बीच बीच में जो लैब्स होते हैं उनको भी दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और हर जो अगर उद्योगों की अनुमतियां हैं तो कोई सी भी अनुमति है, कई जो लैंड अलॉटमेंट तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जर्मनी में बैठे बैठे ही कुछ यूनिट्स को कर दिया, मतलब ऑनलाइन लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिए गए। तो ऐसे काम हमारी सरकार करती है, और साथ में टाइम लिमिट भी रख दी, और उसको लोक सेवा गारंटी से भी जोड़ दिया है उद्योगों को, कि जो भी कोई उद्योगपति आता है तो उसको लोक सेवा गारंटी के द्वारा जो तय समय सीमा में अगर उनका काम नहीं होता है तो जो अधिकारी होते हैं उनको दंड मिलता है, उसमें पेनल्टी मिलती है, दी जाती है। ठीक है सर, मेरा एक सवाल और आपसे रहेगा, साथ ही साथ और सुन लीजिए जी, आपकी बात सुन रही हूँ सर। जी, हमने पिछले साल 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की इंडस्ट्रियल सब्सिडी भी दी, तो उद्योगपतियों को 2,500 करोड़ की सब्सिडी दी। इस साल 3,500 करोड़ का बजट भी रखा है। दीपक जी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? जी दीपक जी। इंडस्ट्रीज को हमने दिया, और हमने देखिए 10 औद्योगिक क्षेत्र नहीं होते थे मध्य प्रदेश में, आज 500 के लगभग 5 सैकड़ा औद्योगिक क्षेत्र SEZ हैं, और TMZ भी हम जो बनाने जा रहे हैं, टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग जोन, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। तो ऐसे जो वस्त्र उद्योग का हम आपको मित्र पार्क का बताया, तो ऐसे काम भी हमारी सरकार कर रही है। और आगे भी हम कोई भी उद्योग जो उद्यमशीलता को बढ़ावा दे, जो उद्योग को बढ़ावा दे, जो रोजगार को बढ़ावा दे, जो निवेश को बढ़ावा दे, ऐसे सभी स्टोन्स को हम टर्न कर रहे हैं, हर पॉसिबिलिटीज को हम खंगाल रहे हैं, और जो लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं उनको हम थ्रस्ट दे रहे हैं। ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जो दीपक जी ने भी ये सवाल उठाया कि जो IT प्रोफेशनल्स हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं जॉब के लिए, या फिर दूसरे राज्यों से ही पढ़ाई करते हैं, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश पे उतना भरोसा नहीं है IT के सेक्टर में? ऐसा क्यों? इसके लिए सरकार क्या करेगी? ये मेरा सवाल आपसे रहेगा सर, जवाब दीजिएगा। लेकिन दीपक जी आप बताइए, क्या सवाल था आपका? चाहता हूँ मैं सब्सिडी की, जैसे जैन साहब ने बात की है, तो सब्सिडी वो 4-5 साल में आती, नई इंडस्ट्री की जो कैपिटल सब्सिडी है, तो वो 5 साल में आदमी घर का पैसा लगाता है, कई बार कोलेटरल नहीं होने की वजह से बैंक लोन भी नहीं मिलता है। तो 5 साल में अगर सब्सिडी ट्रांचेस में मिलती है, थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है, तो बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में उलझ जाता है, और ऐसे में कई बार वो इंडस्ट्री सिक यूनिट हो जाती है और वो बंद भी हो जाती है। या अगर थोड़ा बहुत बैंक लोन मिलता है, वो किस्तें नहीं भर पाता तो NPA हो जाता है, और फिर वो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाता है, वो एक अलग मैटर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि आज ने कंप्यूटर की क्रांति देखी, उसके बाद इंटरनेट की क्रांति देखी, उसके बाद फिर मोबाइल की क्रांति देखी, इंडस्ट्री 4.0 में कई क्रांतियां हमने देखी है। आज AI की क्रांति हो रही है, और पूरे वर्ल्ड में AI पे वर्क चल रहा है, और मैक्सिमम लोग इंडियंस ही काम कर रहे हैं AI पे, चाहे आप नासा में, पेंटागन में, या टेस्ला में, कहीं भी आप देखिए। लेकिन चीन में जब से ये डीप सीक बना है, चीन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है AI के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में बहुत फास्ट हुआ है। यदि हम इस चीज को भुनाना चाहें, मध्य प्रदेश सरकार से मेरी गुहार है या मेरी प्रार्थना है कि हम इंदौर को एक IT हब बनाना चाहते हैं, तो एक अनूठा अवसर हमारे सामने है। हम IT के ऊपर काम, एक मुहिम बनाएं, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस में, एकेडमिक्स में, कॉलेज में, बच्चों को स्कूल में, हर जगह AI के बारे में रिकॉग्निशन लाएं, और उस पर वर्किंग शुरू कराएं, कंपटीशन रखें। जैसे ये स्टार्टअप की कंपटीशन नहीं होती है जो टीवी में आती है, वो काम ध्यान नहीं आ रहा है, वैसे हम कंपटीशन AI पे काम करें तो इंदौर फोर फ्रंट पे खड़ा हो जाएगा IT के सिनेरियो में, पूरे इंडिया में और या वर्ल्ड सिनेरियो में। ठीक है दीपक जी, अभी आप इंदौर की बात कर रहे हैं, तो 27 तारीख को जो कॉन्क्लेव हो रही है, इसमें स्टार्टअप लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना सरकार करने जा रही है। इसके साथ ही पंचशील टेक्नो पार्क प्रोजेक्ट भी स्थापित किया जाएगा। क्या लग रहा है, इससे बदलाव आएंगे कुछ तो धरातल पर? नहीं, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है तो उससे बदलाव आते ही हैं। बदलाव भले स्लो हो, लेकिन बदलाव आते हैं, और उसका फायदा कोई आज में तो मिलना नहीं है, लेकिन लंबी अवधि में उसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और मैं शुभकामनाएं और बधाई दोनों देना चाहता हूं कि इस प्रकार से यदि गतिविधियां रही तो आने वाले समय में सबको फायदा मिलेगा। ठीक है सत्येंद्र जी, सवाल मेरा वही रहेगा जो दीपक जी से सवाल करने से पहले मेरा सवाल था, IT प्रोफेशनल्स की जो बात हो रही थी। देखिए, हमारी सरकार ने IT को भी बढ़ावा दिया है, मेटलर्जी को भी बढ़ावा दिया है, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स को बढ़ावा दिया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बढ़ावा दिया है,
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दिया है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया है। तो मेडिकल फील्ड में भी हमने जो मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने का काम है, मेडिसिटी का काम है। अगर 4 मेडिकल कॉलेज थे तो 30 मेडिकल कॉलेज हुए हैं। आज अगर भारत के अंदर 55,000 MBBS की सीट थी तो आज 1,20,000 से लगभग सीट हो गई मेडिकल MBBS की। लगभग 34,000 सीट थी PG की, पोस्ट ग्रेजुएशन की मेडिकल क्षेत्र में, आज वो लगभग 80,000 सीट हो गई हैं। तो ये सारा काम हमारी सरकारों ने किया है, मध्य प्रदेश में हम कर रहे हैं। साथ ही साथ IT हर क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। अब चूंकि देखिए ये मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमारे यहाँ से IT में मान लीजिए अगर जो कुछ कंपनीज हैं जो, लेकिन और ज्यादा कंपनीज आए तो अब जो कंपनीज हैं उनमें अगर मान लीजिए 100 लोगों को लेते हैं तो हमारे यहाँ पे IT एक्सपर्ट्स निकल रहे हैं 10,000। तो अब ऑब्वियसली वो मध्य भारत के दूसरे राज्यों में जाते हैं या विदेश भी जाते हैं। कई लोगों को और अपना नहीं काम करना होता, उनको यहाँ करना ही नहीं है, उनको ओवरसीज के प्रोजेक्ट्स देखने हैं, कहीं बाहर जाना है, किसी का तो ऐसे बहुत सारे कारण रहते हैं, इसलिए होता है। लेकिन मोर और लेस मैं बता देता हूँ कि जिस वही मध्य प्रदेश है जहाँ पर एक भी स्टार्टअप नहीं होता था, आज 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। ये वही भारत है जहाँ 500 से ज्यादा स्टार्टअप नहीं थे, आज 10 साल में 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। और जो हमारी MSMEs की संख्या है वो भी 1 लाख के करीब थी। ठीक है सत्येंद्र जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सरकार की मंशा है कि IT हब के रूप में विकसित हो मध्य प्रदेश, भोपाल और इंदौर इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में ये बदलाव धरातल पर भी देखने को मिले, यही उम्मीद है। फिलहाल बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही दीपक जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में टेक डेस्टिनेशन बनेगा मध्य प्रदेश, इस ओर सरकार लगातार अग्रसर है, लगातार IT पार्क विकसित किए जा रहे हैं और इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना इंदौर में की जाएगी। 27 तारीख को एक कॉन्क्लेव रखी गई है इंदौर में, जिसमें बड़े उद्योगपति, बड़ी कंपनियां शामिल होंगी और कोशिश यही है सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आए और IT हब के रूप में मध्य प्रदेश विकसित हो। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।